सोचो एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पर बारिश पानी की नहीं बल्कि कांच की होती हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐसा प्लेनेट हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी करता है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा सन 2005 में खोजा गया। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। इस प्लेनेट का नाम है HD 189733b, जो हमारी अर्थ से 64 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब लाइट को भी वहां पर जाने आने में लगभग 64 साल का समय लगेगा। और ये प्लेनेट हॉट गैस जायंट जुपिटर कैटेगरी का है। मतलब पूरे प्लेनेट पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जुपिटर की तरह, और प्लेनेट का साइज भी जुपिटर जैसा है। और ये प्लेनेट हमारे सन के अराउंड नहीं घूमता, बल्कि वो यूनिवर्स में अपने खुद के स्टार के अराउंड घूमता है, जिसका नाम HD 189733 है। और ये प्लेनेट अपने स्टार के बहुत ही पास है और अपने स्टार की ग्रेविटी से टाइटली लॉक्ड है। इसीलिए इस प्लेनेट की अपने स्टार की ऑर्बिट करना और अपनी एक्सिस पर रोटेशन करना दोनों बराबर हो चुकी हैं। मतलब इस प्लेनेट का एक साइड हमेशा उस स्टार की तरफ ही रहता है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि प्लेनेट पर एक साइड हमेशा दिन और एक साइड हमेशा रात रहती है। और इस प्लेनेट का एक साल सिर्फ लगभग 2.2 अर्थ डेज के बराबर होता है। मतलब अगर हम इसे अपनी अर्थ से कंपेयर करें तो जैसे हमारा अर्थ 365 दिन में अपने सन की ऑर्बिट और अप्रोक्स 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर एक 360 रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है, और वहीं पर यह प्लेनेट 2.2 अर्थ डेज में अपने स्टार की ऑर्बिट और उतने ही टाइम में अपनी एक्सिस पर एक 360 रोटेशन को पूरा कर लेता है। और यही कारण है कि प्लेनेट का एक हिस्सा स्टार की ही तरफ रहता है। और हमारे साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में मैग्नीशियम, आयरन और सोडियम के साथ साथ कांच बनने के लिए सबसे मेन प्रोडक्ट सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मेन रूप से पाए जाते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो हमारी अर्थ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब ग्लास बनता है, और यहीं से इस प्लेनेट पर कांच बनने और बरसने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि ये प्लेनेट अपने स्टार के बहुत ही ज्यादा पास है, इसीलिए इस प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर ही 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और प्लेनेट गैस जायंट होने की वजह से प्लेनेट के डीप लेयर्स में मौजूद सिलिकॉन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं, वो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ये एलिमेंट्स सिलिकेट वेपर्स के रूप में ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। इसको अगर और हम सिंपल वे में समझे तो जब उस स्टार की इंटेंस हीट प्लेनेट में मौजूद एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन जैसे पार्टिकल्स से टकराती है, तो वो पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ये हीट एनर्जी उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है, जिससे वो तेजी से रैंडम तरीके से मूव करने लगते हैं। और हमें पता है कि गर्म गैस ठंडी गैस की कंपेयर में कम डेंस होती है, जिससे वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये सिलिकेट वेपर प्लेनेट के डीप लेयर्स से ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। मतलब सोचो, जो चीज हमारे अर्थ पर पत्थर और कांच बनती है, वही चीज इस प्लेनेट पर गैस बनकर घूम रही है। और जब ये गैस मतलब सिलिकेट वेपर दिन वाली साइड से रात वाली ठंडी जगह पर जब जाती है, तो ये सिलिकेट वेपर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के रूप में कंडेंस होने लगते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जब एक ही रीजन में जमा होने लगते हैं, तो वहाँ पर इन ग्लास पार्टिकल्स का क्लाउड बनने लगता है, और इसी को हम सिलिकेट क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे हमारे अर्थ पर वाटर वेपर के क्लाउड्स बनते हैं, और इस प्लेनेट पर क्लाउड्स सिलिकेट वेपर के बनते हैं। और जब ये क्लाउड्स भारी होने लगते हैं, मतलब उन पार्टिकल्स का साइज बढ़ने लगता है, तो ग्रेविटी की वजह से ये ग्लास पार्टिकल्स नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम पिघली हुई कांच की बारिश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि ये ग्लास पार्टिकल्स मतलब कांच की बूंदें प्लेनेट पर सीधे नीचे की तरफ नहीं गिरती हैं, क्योंकि इस प्लेनेट पर हवा लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जो इन ग्लास पार्टिकल्स को प्लेनेट पर सीधा नीचे की तरफ गिरने ही नहीं देती। और यहाँ पर ग्लास पार्टिकल्स तिरछे साइडवेज गिरते हैं, और क्योंकि प्लेनेट की कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, तो नीचे जाते जाते ग्लास पार्टिकल्स का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता होगा, और पार्टिकल दोबारा मेल्ट हो जाते होंगे या वेपर बन जाते होंगे, और शायद ये साइकिल इस प्लेनेट पर कॉन्टिन्यूअस चलता रहता होगा। अब आपके मन में शायद एक सवाल होगा कि हमारे साइंटिस्ट किसी प्लेनेट पर बिना जाए उस प्लेनेट या स्टार के बारे में कैसे पता लगा लेते हैं। देखो, किसी बहुत दूर प्लेनेट पर सीधे जाना अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे साइंटिस्ट उस स्टार की लाइट को टूल की तरह यूज करते हैं। देखो, जब कोई चीज या प्लेनेट किसी स्टार के आगे से निकलता है, तो जब हम उस स्टार को टेलीस्कोप से देखते हैं तो उसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाती है, और हमारे साइंटिस्ट उस स्टार की चमक को टाइम के साथ एक ग्राफ मापते हैं, तो उस स्टार की चमक में आने वाली गिरावट से उस प्लेनेट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। और अगर ये गिरावट एक कांस्टेंट अंतराल जैसे हर साल पर बार बार होती है, तो इससे यह कंफर्म होता है कि वहाँ पर एक प्लेनेट मौजूद हो सकता है जो उस स्टार की ऑर्बिट कर रहा है। और जिस स्टार की चमक में जितनी अधिक गिरावट होगी, तो वह प्लेनेट उतना ही बड़ा हो सकता है। और जब स्टार की लाइट किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, तो साइंटिस्ट उस लाइट को एनालाइज करके उस प्लेनेट पर मौजूद गैसेस का पता लगाते हैं, और इसे ही हम ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और ऐसे ही बहुत से मेथड होते हैं किसी
किसी प्लेनेट या स्टार की जानकारी लेने के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।